फजलदाद जब मुझे ये वाक़या सुना रहा था तो उसने हैरत का इजहार किया कि उस नांगे ने अपने साथियों को क्यों नहीं पुकारा था। उसे शायद यकीन था कि वो फजलदाद को मार लेगा। उसने तलवार लहराई और उधर से फजलदाद ने जंप लगाकर उस पर बर्छी का वार किया। नांगे ने ना सिर्फ ये कि आगे से फुर्ती से हटकर वार खता कर दिया, बल्कि तलवार चलाकर उसने फजलदाद की बांस की बर्छी को दरमियान में से काट डाला। बर्छी का अगला हिस्सा पिछले हिस्से के साथ लटक गया। फजलदाद ने अगले हिस्से को गिरने से पहले पकड़ लिया और पिछला हिस्सा अलग तोड़ फेंका। अब नांगा उस पर वार करने के लिए पैंतरे बदलने लगा। फजलदाद बर्छी पर तलवार के वार नहीं ले सकता था क्योंकि बर्छी कमज़ोर थी और तलवार ने उस बाकी निस्फ बर्छी को भी काट देना था। नांगे ने बढ़कर वार किया जो फजलदाद बचा गया। दूसरी बार नांगे ने फिर वार किया तो फजलदाद बड़ी फुर्ती से एक तरफ हुआ। उसने ना सिर्फ वार बचाया बल्कि बर्छी नांगे को मारी, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा था जो नांगे को लगा तो सही लेकिन कारगर वार ना हो सका। नांगा वैसे ही तेज और फुर्तीला मालूम होता था। फजलदाद को मालूम था कि जिन झाड़ियों के पीछे वो छुपा हुआ था वो झाड़ियां जरा गहरे खड्ड में थीं। उसने ये कोशिश शुरू कर दी कि नांगे को उन झाड़ियों के पास ले चले ताकि वो उस खड्ड में गिर पड़े। वो गिरता तो फजलदाद उस पर बर्छी का बड़ा ही कारी वार कर सकता था। नांगे ने बड़ी तेजी से तलवार घुमानी शुरू कर दी, जिससे फजलदाद घबरा गया। उसने हौसला कायम रखा और नांगे से दूर ही दूर रहा। एक बार वो उसके करीब हुआ तो नांगे की तलवार फजलदाद के बाजू को थोड़ा जख्मी कर गई, लेकिन फजलदाद जख्म की परवाह करने वाला नहीं था। तलवार ने पट्ठा काटा था। फजलदाद ऐसे पैंतरे बदलने लगा जिनसे उसका मकसद ये था कि नांगा झाड़ियों के करीब हो जाए। आखिर फजलदाद को इस मकसद में कामयाबी हासिल हो गई। वो इस तरह के नांगे की पीठ उन झाड़ियों की तरफ थी। फजलदाद ने एक पत्थर उठा लिया जो कमोबेश 1.5 किलो वजनी था। उससे नांगा कुछ घबराया। फजलदाद ने पूरी ताकत से पत्थर नांगे को मारा। नांगा आगे से हट तो गया लेकिन पत्थर उसके बाएं कंधे पर लगा। नांगा तेजी से पीछे हटा और उस खड्ड में गिर पड़ा जिसमें झाड़ियां थी। वो पीठ के बल गिरा था। खड्ड 1.5-1.25 फुट ही गहरा था। जूं ही नांगा उसमें गिरा, फजलदाद ने बर्छी तान कर पूरी ताकत से नांगे के पेट में उतार दी। नांगे ने तलवार घुमाकर मारी जो फजलदाद की टांग पर लगी, लेकिन वार इतनी जोर से ना पड़ा जितनी जोर से नांगे ने किया था। अब नांगा उठ नहीं सकता था। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी थी जो फजलदाद ने उठा ली। नांगा अपने पेट में उतरी हुई बर्छी को दोनों हाथों से पकड़कर उठने लगा। अब तलवार फजलदाद के हाथ में थी। उसने नांगे की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन आधी कट गई। फजलदाद ने मजीद वार करने की जरूरत न समझी। वो तलवार हाथ में लिए वहां से चल पड़ा। उसने खून रोकने का जो इंतजाम किया था वो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। वो चलता गया। मालूम यही होता था कि उन दो नांगों के साथी बिखर कर उसे ढूंढ रहे हैं। फजलदाद ने देखा कि वो ढलवान से उतर रहा था। उसके दाएं बाएं टीकरियां और चट्टानें थी, कुछ ऊंची और कुछ कम बुलंद और छोटी। वो चलता गया और जहां ढलवान खत्म हो रही थी वहां से उसे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे एक नदी बह रही हो। वो छोटे छोटे दरख्तों में से गुजरता। जब आगे गया तो वो वाकई एक नदी थी जो पहाड़ी के दामन में बह रही थी। नदी का पानी गदला था क्योंकि बारिशों का मौसम था, इसलिए हर तरफ से पानी बह बह कर नदी में आता था। फजलदाद नदी में उतर गया। नदी की गहराई उसके गले तक यानी कंधों तक थी। चूंकि ये पहाड़ी नदी थी इसलिए उसका बहाव बहुत ही ज्यादा तेज था। फजलदाद ने अपने आप को नदी के हवाले कर दिया और अपने आप को पानी से ऊपर रखने के लिए हाथ पांव मारने लगा। मैं उसके बाकी सफ़र की तफसीलात नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ ये सुनाता हूँ कि नदी उसे ख़तरे के इलाके से बहुत दूर ले गई और जब सुबह तलू हुई तो वो ऐसे इलाके में पहुँच चुका था जो नांगों के इलाके से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। वो बड़ा ही जानलेवा और कठिन सफ़र तय करके मुझ तक पहुँचा था। फजलदाद लेट गया था और उसका रंग कुछ सुर्ख होता जा रहा था। उसने बताया कि उसे चक्कर आने लगे हैं। मैंने उसके लिए दूध मंगवाया जिसमें शहद मिला हुआ था। उसने थोड़ा सा दूध पिया और छोड़ दिया और वो फिर लेट गया। ये गाड़ी बहुत देर से पहुंचेगी, फजलदाद ने कहा। उसकी नज़रें छत पर जमी हुई थी। मैंने चौंक कर उसे देखा कि ये क्या कह रहा है। वो कह रहा था, ना यार ना, चाचे को देखो, चादर ठीक तरह बांध, पागल हो गया है हरामी। उसके ये अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। मैंने उसके माथे पर सीने पर हाथ रखा। उसका जिस्म तप रहा था। मैं समझ गया कि बुखार बहुत तेज़ हो गया है और ये बुखार इसके दिमाग को चढ़ गया है। वो पहले तो साफ अल्फाज में ऊट पटांग बातें करता था, फिर उसने मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। मैं उसकी ये हालत देखकर घबराया, लेकिन फौज में कुछ बातें सीख ली थी। मेरे झोंपड़े के बाहर हर वक्त 2 आदमी मौजूद रहते थे। मैंने उन्हें बुलाया और कहा कि एक प्याले में पानी ले आएं और 2 छोटे छोटे कपड़े भी लेते आएं। पानी और कपड़े आ गए तो मैंने एक कपड़ा भिगोकर फजलदाद के माथे पर रखा और उन आदमियों से कहा कि वो इसी तरह बारी बारी फजलदाद के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखते रहें। बर्मा के जंगलों की इंतहाई ख़तरनाक बीमारी मलेरिया थी।
वो जंगल मच्छरों को ही पालते थे, जिनमें कुछ मच्छर बड़े ही जहरीले थे। मैं तो यही समझा कि फजलदाद को मलेरिया हो गया है, लेकिन अलामात मलेरिया वाली नहीं थी। ना उसने सर्दी महसूस की, ना उसे उबकाइयाँ आईं। वजह जो कुछ भी थी, बुखार बहुत ही तेज था। मेरे पास जापानियों का फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद था, जिसमें मरहम पट्टी के सामान के अलावा कुछ और दवाइयाँ भी मिली। ये मालूम करना मुमकिन नहीं था कि कौन सी दवाई किस मर्ज के लिए है, क्योंकि उन पर जो कुछ लिखा था वो जापानी ज़बान में था। मैंने वांग को बुला भेजा और खुद फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर दवाइयाँ देखने लगा। एक शीशी पर जो लेबल लगा हुआ था उस पर जापानी ज़बान छपी हुई थी, लेकिन लेबल पर मच्छर की तस्वीर बनी हुई थी। मैं समझ गया कि यह दवाई मलेरिया की है। वांग आया तो मैंने उसे फजलदाद की हालत बताई। वांग ने उसके माथे पर हाथ रखा तो फजलदाद ने उसकी तरफ देखा। गाड़ी में कितनी देर है? फजलदाद ने कहा। बारिश ने गाड़ी को रोक लिया है। देखा वांग, मैंने कहा, बुखार इतना तेज है कि ये दिमाग को चढ़ गया है और ये बेमायनी बातें कर रहा है। ये ठंडी पट्टियां रखते रहो, वांग ने कहा। मैं अभी आता हूँ। मैंने वांग के आने तक उस शीशी में से एक गोली निकाली जिस पर मच्छर की तस्वीर बनी हुई थी। ये गोली फजल के मुंह में डाली और उसके सर के नीचे हाथ रखकर जरा सा हिलाया और पानी पिला दिया। 15 मिनट गुजरे होंगे कि वांग एक बूढ़े बर्मी को साथ ले आया। मैं उस बर्मी को जानता था, लेकिन उसे कभी अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि उसे मैं दूसरे बर्मियों की तरह आम सा और गरीब सा आदमी समझता था। वो टूटी फूटी उर्दू बोल लेता और समझ भी सकता था। उसने फजलदाद की नब्ज़ देखी और माथे पर हाथ रखा और मुझसे पूछा कि इसे किस तरह बुखार चढ़ा था। मैंने उसे बताया कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये मलेरिया नहीं, क्योंकि मलेरिया में इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि 3-4 कंबल भी उस सर्दी को रोक नहीं सकते, और उसे उबकाइयाँ भी नहीं आईं। बूढ़े बर्मी ने कहा कि इसके ज़ख्मों से पट्टी उतार दो। मैंने फजलदाद की टांग और बाजू से पट्टियाँ खोल दी। ज़ख्मों की हालत देखकर मैं तो कांप गया। ज़ख्मों में पीप पड़ी हुई थी और उनके इर्द गिर्द सुर्खी आ गई थी। बूढ़े बर्मी ने कहा कि ये है बुखार की असल वजह। उसने वांग से अपनी ज़बान में कुछ कहा और मुझे उर्दू में ये कहकर वांग के साथ कमरे से निकल गया कि इसके ज़ख्म दवाई से साफ़ कर दो, हम अभी आते हैं। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में से मरहम पट्टी वाले सामान में रखी हुई 3-4 बोतलें खोलकर सूंघा। एक में से मुझे स्प्रिट की हल्की हल्की बू आई। मैंने ये रूई पर डालकर फजलदाद के ज़ख्म साफ़ करने शुरू कर दिए। वो दर्द से तड़पने लगा। मैंने उसे कहा कि ज़रा दिल मजबूत करे। वो फ़ौजी जवान था, इसलिए उसने बर्दाश्त किया। कोई निसफ घंटा बाद वांग और बूढ़ा बर्मी आ गए। वो अपने साथ 2 किस्म के पौधों के पत्ते लाए थे। एक किस्म के पत्ते ज़्यादा चौड़े थे और दूसरे लंबूतरे और कुछ कम चौड़े थे। बूढ़ा बर्मी बावर्ची खाने में चला गया। उसने आग जलाकर पानी गर्म होने के लिए रखा और एक किस्म के पत्ते उस पानी में साफ़ करके फजलदाद के पास आ बैठा। उसने पत्ते ज़ख्मों पर इस तरह रखे कि ज़ख्म पूरी तरह ढक गए। उन पत्तों पर एक और तह पत्तों की रख दी और मुझे कहा कि अब पट्टियाँ बांध दूँ। मैंने पट्टियाँ बांध दी। बूढ़ा बर्मी दूसरी किस्म के पत्ते उबलते हुए पानी में डाल आया था। उसने बताया कि 1 घंटा उन्हें उबालना है। अंदाज़न 1 घंटे के बाद उसने पानी चूल्हे से उतारा और बाहर खुली हवा में रख दिया। खासी देर के बाद उसने वांग से कुछ कहा। वांग बाहर निकला और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक प्याली थी। उसमें उबले हुए पत्तों का पानी था जो उसने दूसरी प्याली में डाला और इस तरह दोनों प्यालियों में पानी फेंट कर ठंडा किया और फिर यह पानी फजलदाद को उठाकर उसको पिला दिया गया। फजलदाद का चेहरा बता रहा था कि पानी बहुत ही कड़वा है। बूढ़े बर्मी ने मुझे कहा कि 3 घंटों का अंदाज़ा रखकर इसे एक प्याली इस पानी की और पिला देना। उसने ये भी कहा कि इसकी पट्टियाँ कल इसी वक्त खुलेंगी। मैंने बूढ़े बर्मी और वांग से पूछा कि इन पत्तों का क्या असर होगा। बर्मी ने बताया कि इन पत्तों का अपना एक असर तो है, लेकिन इस पानी में उसने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। ये तो मैं जानता था कि हल्दी ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छी होती है। वांग ने बताया कि उन पत्तों का पानी उसकी पीप अंदर ही अंदर खुश्क कर देगा और बुखार थोड़ी देर बाद उतर जाएगा। 15-20 मिनट के बाद हमने देखा कि फजलदाद का बुड़बुड़ाना कम हो गया था और कुछ देर के बाद ख़त्म हो गया। उसे सुकून सा महसूस होने लगा, जो हमने इस तरह महसूस किया कि उसकी बेचैनी ख़त्म हो गई थी। ठंडे पानी की पट्टियाँ जारी रखी गईं। बूढ़ा बर्मी और वांग मेरे पास 1.5-2 घंटे मौजूद रहे और सूरज गरूब हो गया। इस वक्त वो उठे और चले गए। पानी की पट्टियाँ रोक दी गई थीं। बूढ़े बर्मी ने कहा था कि इसे वैसे शहद दे देना, लेकिन दूध में ना देना, क्योंकि ज़ख्मों की सूरत में दूध पस पैदा करता है। फजलदाद ने खाना ठीक तरह खा लिया, लेकिन वो कमज़ोरी महसूस कर रहा था, या शायद इतने तेज़ बुखार का असर था कि उसकी शिकस्तगी और शगुफ्ता कलामी बिल्कुल ही मांद पड़ गई थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ज़ख्मों में दर्द बहुत कम हो गया है। मैंने खाने के बाद उसे पानी की एक प्याली और पिला दी थी। मुझे एक ख़तरा नज़र आने लगा। ये ख़तरा गैंग्रीन का था। अगर ज़ख्म की मरहम पट्टी ना हो और ये पुराना होकर ख़राब हो जाए तो उसमें एक जहर पैदा हो जाता है जो जिस्म में फैलता और ज़ख्मी की जान ही ले लेता है। गैंग्रीन अमूमन उन जंगलों में पैदा होती है जिनमें नमी ज़्यादा होती है, मसलन
बंगाल के जंगल और बर्मा के जंगल और ऐसे ही जंगल जिनमें अपनी नमी के अलावा समुंदर की हवा के जरिए भी नमी आती है। अगर बाजू या टांग के जख्म में गैंग्रीन पैदा हो जाए और जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसका एक ही इलाज करते हैं कि मुतासरा बाजू या टांग काट कर जिस्म से अलग कर देते हैं। मेरे दिल में यह खौफ बैठ गया कि फजलदाद के जख्मों में गैंग्रीन आ गई तो उसका लाजमी नतीजा मौत होगा। बूढ़े बर्मी ने जख्मों पर पत्ते तो बंधवा दिए थे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं था। देहात में लोग ऐसे ही टोटके किया करते हैं और जख्म खराब हो जाते हैं। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं फजलदाद को किसी अस्पताल में नहीं ले जा सकता था। मैंने एक इलाज और किया था कि जब फजलदाद के जख्मों की पहली मरहम पट्टी की थी तो 2 शीशियों में से एक गोली उसे खिला दी थी। ये शीशियाँ मरहम पट्टी के सामान में रखी हुई थी, इसलिए मुझे ख्याल आया कि ये गोलियां जख्मों पर अच्छा असर करेंगी। अब मैंने उसे एक गोली और खिला दी। अब वो होशो हवास की बातें नॉर्मल तरीके से कर रहा था। बातें करते करते और मेरी सुनते सुनते वो सो गया। उससे मुझे ये इत्मीनान हुआ कि वो अब जख्मों में दर्द महसूस नहीं कर रहा। अगली सुबह वो ठीक हालत में उठा, बाहर गया और थोड़ा घूम फिर कर वापस आया और हमने इकट्ठे नाश्ता किया। उसने बताया कि अब जख्मों में दर्द इतना सा ही रह गया है जिसे वो आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। मैं ये देख रहा था कि उसके बोलने के अंदाज में अफसुर्दगी और कुछ मायूसी सी थी। मैंने उसके साथ उम्मीद अफजा और हौसला बढ़ाने वाली बातें की, लेकिन उस पर कुछ असर न हुआ और उसकी अफसुर्दगी में इजाफा होता चला गया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, बुखार था ही नहीं, और अगर था तो बहुत ही कम। वो बातें करने और सुनने के मूड में नज़र नहीं आता था। वो ज़रा परे हटकर लेट गया। उसकी नज़रें छत पर लगी हुई थी और चेहरे का तासुर बताता था कि वो किसी गहरी सोच में खो गया है। मैंने सोचा कि उसे आराम ही करने दूं, लेकिन मैं उस वक्त चौंका जब उसकी आंखों में आंसू देखे। मैं बड़ी तेज़ी से सिरक कर उसके करीब हो गया और उससे पूछा कि वो क्या सोच रहा है। अगर मैं आज की ज़बान में बात करूं तो मैं कहूँगा कि उसे डिप्रेशन हो गया था। उस वक्त मैं डिप्रेशन के लफ्ज़ से वाकिफ़ ही नहीं था। मेरे बार बार पूछने पर वो उठकर बैठ गया। अल्लाह मुझे सज़ा दे रहा है, उसने हारी हुई सी आवाज़ में कहा। मैंने यहीं कुत्तों की मौत मरना है। भाई फजलदाद, मैंने कहा, तुम तो मेरा हौसला भी तोड़ रहे हो। तुम फौजी हो, हवालदार हो और तुम इतने दलेर और बहादुर हो कि नांगों के जाल में से लड़कर निकले हो, लेकिन अब तुमने हिम्मत का दामन ही छोड़ दिया। क्या मुझे अपने अजीज़ रिश्तेदार याद नहीं आते होंगे? लेकिन मैंने दिल को समझा रखा है कि जब अल्लाह को मंजूर होगा हम अपने घरों में पहुंच जाएंगे। मैं खाली हाथ 4 मुसल्ला आदमियों का मुकाबला कर सकता हूँ, उसने कहा। दरिंदों का मुकाबला कर सकता हूँ। तुम्हें अभी तक सही पता नहीं चला कि मैं कितना ज़्यादा दलेर और जुर्रत वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई, मैं खुदाई ताकत का मुकाबला तो नहीं कर सकता। मुझे खुदा की तरफ से बड़ी सख्त सज़ा मिल रही है। मैं जिस ग्लाइडर में यहाँ आया था वो गिरकर तबाह हो गया और मैं मौत से बच निकला। फिर जापानियों ने घेर कर आग बरसाई तो मैं फिर मौत के मुंह से निकल आया और फिर नांगे आदमखोरों से भी बच निकला। ये खुदाई इशारे हैं जो मैंने समझ लिए हैं। मैंने बड़ी बुरी मौत मरना है, जिसकी एक निशानी यह है कि मेरे जख्मों में पस फट गई है और जख्मों का जहर मेरे जिस्म में फैल रहा है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा बुखार कम ना होता। मैंने उसका हौसला कायम रखने के लिए कहा। साफ पता चल रहा है कि तुम बेहतर हो रहे हो। मैं वैसे ही नहीं कह रहा कि अल्लाह मुझे सज़ा दे रहा है, उसने कहा। मैंने एक ऐसा गुनाह किया है जो खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे दिमाग में यही एक बात आती थी कि फजलदाद के दिमाग पर कल के इतने तेज़ बुखार का असर है और उसी असर के तहत ये इतना ज़्यादा अफसुर्दा और कम हौसला हो गया है। मैंने उसे अपनी ये तशख़ीस बताई भी, लेकिन उसने कोई असर कबूल ना किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम किसी पीर के मुरीद तो ज़रूर होगे, उसने मुझसे पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मैं सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पीर मानता हूँ। मैं दूसरे पीरों की बात कर रहा हूँ यार, फजलदाद ने कहा। ये जो गद्दी नशीन होते हैं, उनमें से तुमने किसी के हाथ बैत की और उसके मुरीद बन गए होगे। मैंने उसे पुराना वाक़या सुनाया कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने अपने इलाके के एक मशहूर और मकबूल पीर को नंगा करके दरख्त के साथ बांधा और उसे मार मार कर बेहोश कर दिया था। मैंने ये भी कहा कि उसकी हमें कोई गैबी सज़ा नहीं मिली। फिर तुम इस जंगल में मरोगे, फजलदाद ने कहा। क्या ये सज़ा नहीं कि तुम्हारा इतना अच्छा कारोबार रंगून में तबाह हो गया और अब तुम्हें इस जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा? मैंने उसे यही बताया था कि रंगून में मेरी दुकान थी। अभी उसे ये बताना नहीं चाहता था कि मैं भी फौजी हूँ और मैं किस इरादे से अपने मोर्चों से भाग आया था। तुम मानो या ना मानो, तुम पीर के बद्दुआए हुए हो, फजलदाद ने कहा। भाई फजलदाद, मैंने कहा, मैंने यहाँ एक अज़दहा मारा है, एक शेर मारा है। जापानियों की एक पूरी सेक्शन यहाँ आ गई थी। मैंने पूरी सेक्शन को अकेले ख़त्म कर दिया था और अब तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर और एक मगरमच्छ को गोली मार कर यहाँ ले आया हूँ। मैं, बल्कि मेरी रूह महसूस करती है कि मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है। तुम जो चाहे कहो, फजलदाद ने कहा। मैं मानता हूँ कि मुझे सज़ा मिल रही है।
तुम गुनाह क्या कर बैठे थे भाई? मैंने पूछा। वो गुनाह ही मुझे बता दो। मैंने अपने पीर का दिल दुखाया है, फजलदाद ने कहा। पहले तो मैं खुश रहा कि मैंने जो किया ठीक किया, लेकिन इस जंगल में आकर जो मुझ पर गुजरी और गुजर रही है, इससे मैं समझ गया कि मुझे पीर की बद्दुआ मार रही है। मेरे कहने पर उसने अपना ये गुनाह सुनाया। ये मैं अपने अल्फाज में पेश करता हूँ। इससे पहले एक बात कहूँ, वो ये है कि मैं एक ऐसी दुनिया में बैठा हुआ था जो आज सोचता हूँ तो ख्वाब ख्याल की दुनिया लगती है। वहाँ के लोग अजनबी, उनकी ज़बान अजनबी, और वो जंगल ऐसा जो दुनिया भर के जंगलों से निराला और ख़तरनाक था। एक बात और कहूँगा, और वो ये कि मैंने कहा है कि वो लोग अजनबी थे, लेकिन उनमें मुसलमान भी थे। उनके साथ कभी उठना बैठना या बोलना चालना होता था तो ऐसे लगता था कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं, बल्कि हमारा आपस में कोई रूहानी ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ कोई राज नहीं था, बल्कि बिल्कुल साफ है कि ये इस्लाम का ताल्लुक़ और रिश्ता था। मैंने ये बात इसलिए कही है कि मैं अपने वतन से दूर दराज एक घने जंगल में बैठा था, जहाँ की हर चीज़ मेरे लिए नई और निराली थी। लेकिन फजलदार जब अपनी कहानी सुना रहा था तो मुझे यूं लगा जैसे मैं वापस अपने देश में और कल्चर में आ गया हूँ। फजलदाद का वक़ुआ यूं हुआ कि 7-8 साल पहले फजलदाद की शादी अपने गाँव में ही हुई। उस वक्त वो नायक था। वो अपने इलाके के एक बड़े मर्तबे का पीर का मुरीद था। उसका सारा ख़ानदान उस पीर को बरहक और बुरगुज़ीदा मानता था। 1 साल बाद फजलदाद हवालदार हो गया। अकीदतमंदी के इजहार का एक दिलचस्प तरीका भी आपको सुना देता हूँ। ये मैंने अपनी आंखों देखा है, ये बयान करने की ज़रूरत नहीं। मैं फजलदाद की मिसाल सुनाकर यह तरीका वाज़िया कर देता हूँ। फजलदाद जब हवालदार हुआ तो उसने उस तरक्की को पीर का ख़ास करम और ख़ास नवाजिश समझा। वो छुट्टी आया और अगले रोज़ 2 मिरासियों को साथ लिया जो ढोल लाए थे। उसके अपने ख़ानदान का हर फर्द साथ था और कुछ रिश्तेदार भी साथ हो गए। फजलदाद सब्ज़ कपड़े का एक झंडा बनवा कर अपने साथ लाया था। उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। यह झंडा एक बांस के साथ लगा हुआ था। झंडा फजलदाद ने अपने हाथ में लिया और ये पूरा जुलूस पीर साहब के घर की तरफ चल पड़ा। आगे आगे दोनों मिरासी ढोल बजाते जा रहे थे। पीर का घर दूसरे गांव में था, जिसका फासला तकरीबन 3 मील था। ये जुलूस पैदल जा रहा था। 2-3 चंगेरों में बताशे, फल फ्रूट और मिठाई भी साथ थी। पीर साहब को पहले से इत्तला कर दी गई थी कि उनका एक मुरीद शुक्राने के लिए हाजिरी के लिए आ रहा है। ये जुलूस पीर के दरवाजे पर पहुंचा तो उन्हें कहा गया कि पीर दस्तगीर अपने कमरे में बैठे उनका इंतजार कर रही हैं। फजलदाद ने उस कमरे में जाकर वो झंडा जिस पर कलमा तैयबा लिखा था पीर के कदमों पर रख दिया, नाउज़ुबिल्लाह। फिर उसके पाँव पर सजदा किया, चंगेरें पेश की और कुछ नजराना नकद पेश किया। पीर ने उसे हवालदारी की तरक्की की मुबारकबाद दी और दुआ की और पेशन गोई की कि तुम्हें अभी और तरक्की मिलेगी। जुलूस के साथ जो लोग आए थे उन सब ने पीर के पाँव पर माथा रगड़ा और ये जुलूस ढोल बजाता वापस आ गया।